आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में उस रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर ये सब कैलकुलेशन डिफरेंट पैरामीटर्स का कैलकुलेशन करेंगे। आगे वीडियो देखते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा ही होगा, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका थ्योरी, डिस्क्रिप्टर, सर्किट बताया था, ऑपरेशन बताया था। जैसा कि पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल में से ओनली एक ही हाफ साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट होता है। कन्वर्टेड पल्सेटिंग डीसी ऐसा रहता है, हमें यहाँ पर ऑपरेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। ये ओमेगा टी एक्सिस था, आपने देखा ही होगा। और अगर मैं आउटपुट वोल्टेज के लिए लिखूँ तो इसको वी नॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आउटपुट करंट का भी अगर देखना चाहूँ तो आउटपुट करंट भी देखेंगे, ये ओमेगा टी हो जाएगा। और ये आउटपुट करंट आई नॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप सब देखे होंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली हाफ साइकिल ही पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। ये पाई है, ये 2 पाई, फिर 3 पाई और ये 4 पाई। मैं आउटपुट नहीं बना रहा, मतलब इनपुट सिग्नल नहीं बना रहा हूँ, वो सिर्फ आउटपुट बस का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। 3 पाई जहाँ पर ज़रूरत होगा अपन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज देखा होगा, इस टाइप से वेव फॉर्म मिले होंगे आपको, ऐसा वेव फॉर्म दिखे होंगे आपको। ये पॉजिटिव हाफ के लिए मिला, फिर निगेटिव हाफ तक कोई आउटपुट नहीं मिला, कोई पल्सेटिंग डीसी नहीं मिला था। फिर से पॉजिटिव हाफ में आपको पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिला था, फिर निगेटिव हाफ में कोई भी आउटपुट वोल्टेज आपको नहीं मिला था। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही करंट का फ्लो हुआ था। फिर निगेटिव हाफ में डायोड रिवर्स बायस होने की वजह से उसमें करंट का फ्लो नहीं हुआ, जिससे लोड में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर से पॉजिटिव हाफ में करंट का फ्लो हुआ, तो है ऐसा। फिर ये क्या है, इस टाइप का ये वेव फॉर्म सबको क्लियर हो गया होगा। ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ये आउटपुट करंट जिसको हम लोड करंट बोलते हैं। सपोज इस आउटपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू वी एन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसको करंट के टर्म में शो करेंगे तो इसको क्या ले लेंगे, आई एम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आउटपुट करंट का वेव फॉर्म है, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ठीक है। वेव फॉर्म देख करके आप सबको लग रहा होगा कि एक वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है उसकी हाइट है वो ज़्यादा है। हाइट इसलिए ज़्यादा बनाया है क्योंकि वोल्टेज, किसी भी सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू ऑलवेज उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस कारण वोल्टेज की एम्पलीट्यूड ज़्यादा बनाया और करंट का वेव फॉर्म को छोटा बनाया ताकि उसका एम्पलीट्यूड भी लगे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कन्वर्टेड पल्सेटिंग डीसी मिला, फिर निगेटिव हाफ तक कोई भी आउटपुट नहीं मिला, फिर से पॉजिटिव हाफ तक कन्वर्टेड आउटपुट मिला, फिर से निगेटिव हाफ में कोई भी आउटपुट नहीं मिला। तो क्या हो रहा है, 0 से पाई तक मिल रहा है, पाई से 2 पाई तक नहीं मिल रहा है, फिर इतने टाइम ड्यूरेशन बाद फिर हमें मिल रहा है, फिर नहीं मिला, फिर इधर मिलेगा, फिर नहीं मिला। तो हो क्या रहा है, वैसे ये भी सिग्नल है, इतने समय तक करंट फ्लो हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर इतने टाइम इंटरवल पर करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, फिर इतने समय तक नहीं हुआ। तो हो क्या रहा है कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट जो करंट है अपने इतने टाइम इंटरवल में, इतने समय में अपना एक साइकिल है, अपना नेचर है, उसको रिपीट कर रहा है। तो जितने टाइम ड्यूरेशन में ये अपने साइकिल को रिपीट करता है, उसी टाइम ड्यूरेशन को हम इसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पर टाइम पीरियड इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2 पाई, क्योंकि ये हर एक 2 पाई इंटरवल पे ये सेम वेव फॉर्म आपको मिलेंगे। समझ में आया, इतने 2 पाई के बाद फिर 2 पाई तक मिलेगा, फिर इसके बाद फिर। तो जितने टाइम ड्यूरेशन में कोई भी सिग्नल अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को रिपीट करता है, साइकिल को कंप्लीट करता है,
उस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही उसका क्या है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर इस आउटपुट सिग्नल है रेक्टिफाइड पल्सेटिंग डीसी आउटपुट सिग्नल का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। क्लियर हुआ। अगर मैं, चूँकि हमारा इनपुट जो सिग्नल है वो प्योर एसी होता है और उसी प्योर एसी सिग्नल को हम पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। प्योर एसी सिग्नल को हम साइनोसाइडल सिग्नल भी कहते हैं क्योंकि वो सिग्नल मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन का फॉलो करता है। ठीक है, तो साइनोसाइडल नेचर वाले सिग्नल होते हैं। तो रेक्टिफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो इनपुट के अकॉर्डिंग मिलता है। इनपुट आपने साइनोसाइडल दिया था तो आउटपुट की जो वेव फॉर्म का शेप है वे शेप भी किस टाइप का रहेगा, साइनोसाइडल टाइप का रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इस सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड Vm है। देखो ये पीक एम्पलीट्यूड है, ठीक है, पीक एम्पलीट्यूड बोलो चाहे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलो चाहे उसी को क्रेस्ट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रेस्ट वैल्यू। क्रेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। कि कोई भी अल्टरनेटिंग करेंट जो सिग्नल होता है जिस मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है उसी मैक्सिमम वैल्यू को उस सिग्नल का क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। पीक एम्पलीट्यूड, ये पीक एम्पलीट्यूड है, क्या सिग्नल का स्ट्रेंथ इसका एम्पलीट्यूड इससे ज़्यादा हो रहा है क्या, नहीं। तो कोई भी सिग्नल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ही उसका क्या बोलते हैं हम, पीक एम्पलीट्यूड या फिर क्रेस्ट वैल्यू बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो Vm और सिग्नल का नेचर क्या है, साइनोसाइडल नेचर। तो साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तो थीटा नहीं है, सिग्नल का नेचर किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो ये इसको थीटा को हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो, ओमेगा टी। तो ये Vm इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा, Vm इंटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि आउटपुट सिग्नल भी इस ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में साइनोसाइडली क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। वेयर Vm इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। ये सिग्नल कब तक का मिल रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक का मिल रहा है, पाई तक का। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू ओमेगा टी, लेस देन आर इक्वल टू क्या हुआ, पाई। तो आउटपुट जो वोल्टेज सिग्नल 0 से पाई ड्यूरेशन के लिए Vm इंटू साइन ओमेगा टी मिल रहा है और यही आउटपुट जो वोल्टेज है अगेन क्या है, पाई से 2 पाई इंटरवल। तो पाई से 2 पाई ड्यूरेशन के लिए वो डायोड हाईली रिवर्स हो रहा था। हाईली रिवर्स होने के कारण वो डायोड टर्न ऑन नहीं हो पा रहा था और टर्न ऑन ना होने के कारण उससे होकर कोई इलेक्ट्रिकल करेंट का फ्लो नहीं हो रहा था। तो करेंट का वैल्यू 0, लोड करंट 0 होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी 0। तो वी नॉट का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक, पाई लेस देन आर इक्वल टू ओमेगा टी लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। तो पाई से लेकर 2 पाई तक आउटपुट वोल्टेज है वो 0 है और 0 से लेकर पाई तक के ड्यूरेशन के लिए Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है। क्लियर हुआ। ये आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं आउटपुट करेंट का लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, आई नॉट इक्वल टू, करेंट का भी नेचर साइनोसाइडली है तो आई एम, ये क्या है, पीक एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट करेंट आई एम इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ये भी साइनोसाइडली वेरी हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक साइनोसाइडली दिख रहा है, 0 लेस देन आर इक्वल टू ओमेगा टी लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो 0 से पाई तक का सिग्नल का नेचर क्या है, साइनोसाइडली नेचर है और आई नॉट का वैल्यू क्या है, 0 है। कहाँ से कहाँ तक, पाई लेस देन आर इक्वल टू ओमेगा टी लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। तो पाई से लेकर 2 पाई के ड्यूरेशन के लिए करेंट का वैल्यू क्या है, 0। तो ये पूरा कितना है, एक टाइम पीरियड के लिए करेंट का इक्वेशन, ये एक टाइम पीरियड के लिए वोल्टेज का इक्वेशन। क्लियर हुआ। तो मैथमेटिकल सेक्शन हम कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक। तो आप करेंट का वोल्टेज इक्वेशन हो गया और ये करेंट इक्वेशन होगा। अब चलो आउटपुट सिग्नल का क्या निकालते हैं हम, एवरेज वैल्यू, ठीक है। समझिए एवरेज वैल्यू या एवरेज वोल्टेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल
आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होता है कि कोई भी एसी सिग्नल का या फिर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। ठीक है, तो सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग सिग्नल, ठीक है। अल्टरनेटिंग सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट सिग्नल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। क्लियर हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी अल्टरनेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के सम को हम टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं, तो जो क्वांटिटी जो हमें मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू, ठीक है। एवरेज ऑफ द सॉरी एवरेज वे ऑफ द इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी ऑफ एनी अल्टरनेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो कोई भी अल्टरनेटिंग करेंट सिग्नल की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है उसी का एवरेज को उस सिग्नल का क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सिग्नल की एम्पलीट्यूड को इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका थ्योरेटिकल मीनिंग। अब वी एवरेज निकाल लेते हैं। वी एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। मतलब वही होता है, सभी को जोड़ने के बाद जितने क्वांटिटी उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली जोड़ ना करके हम मैथमेटिक्स से बना सकते हैं। कैसे, फार्मूला होता है कि एक टाइम पीरियड में टोटल इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है उसका जो सम निकालेंगे और सम को हम टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एवरेज वैल्यू। तो ये वी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये एवरेज वैल्यू को हम किसके लिए निकालेंगे, एक साइकिल के लिए। एक साइकिल मतलब जीरो से लेकर कहाँ तक का, 2 पाई तक का, क्योंकि ये हर 2 पाई के इंटरवल में सिग्नल का नेचर है वो तो चेंज हो रहा है। चाहते तो आप 2 पाई से 4 पाई ले सकते हो, 4 पाई से 6 पाई को ले सकते हो, 6 पाई से 8 पाई को ले सकते हो, कोई भी एक टाइम पीरियड को ही लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू वी एवरेज इक्वल टू आ गया 1/t, टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं, बोला ना मैंने, क्या बोला कि सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो एक साइकिल के लिए 0 से 2 पाई के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करके सम निकालेंगे और सम निकाल करके उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे ना, तो मिल जाएगा एवरेज वैल्यू। तो 1/t, टी का मतलब टाइम पीरियड। अब ये 0 से क्या है, अब देखो ये 2 पाई, 0 से 2 पाई तक एक साइकिल तक का निकालना है। तो एक साइकिल में सिग्नल की नेचर 2 टाइप है, 0 से पाई तक का एक है, फिर पाई से 2 पाई तक का तो इसका नेचर क्या है, दूसरा। तो 0 से 2 पाई तक में 0 से पाई पहले, 0 से पाई क्या है, 0 से पाई में सिग्नल का नेचर साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, डी ओमेगा टी, डी ओमेगा टी है ना, ये डी ओमेगा टी है। 1/2 पाई, टी पाई क्या है, टाइम पीरियड को रख दिया। 0 से पाई, 0 से पाई में सिग्नल की वैल्यू क्या है, वी एम इंटू साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में सिग्नल वेरी हो रहा है, इस कारण ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। प्लस, ठीक है, प्लस 1/2 पाई, 1/2 पाई इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई, और पाई से 2 पाई में सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 इंटू डी ओमेगा टी। तो ये तो इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन करोगे 0 का तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इसका पूरा बचेगा, ठीक है। चलो, इसका इंटीग्रेशन है वी एवरेज इक्वल टू 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, फिर वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी।
क्लियर हुआ? ठीक है, वी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो तो वी एम बाई क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, 0 से पाई, और ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करोगे साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर से अब लिमिट पुट कर देते हैं, वी एम बाई 2 पाई, जहाँ जहाँ पर ओमेगा टी है एक बार पाई रखो, दूसरे बार क्या कर दो 0, तो माइनस कॉस पाई, माइनस है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तो उसको पुट करोगे तो वी एम बाई क्या हो जाएगा, नहीं, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, -1, -1 होता है। ठीक है, तो -1 और माइनस, ये माइनस का +1, आपका cos 0 का क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा वी एम बाई हो जाएंगे 2 पाई, और इंटू 1 + 1 का क्या हो जाएगा 2, और 2 कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, वी एम बाई पाई। क्लियर हुआ? तो ये निकल गया आउटपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू। तो आउटपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू वी एवरेज इक्वल टू हो गया वी एम बाई पाई हो गया। सिमिलरली सेम फार्मूला, सेम यूनिट और सेम वो करोगे, आई एवरेज का वैल्यू निकलेगा आई एम बाई पाई। ठीक है, आई एम बाई पाई, सेम जैसा कि मैंने आई आउटपुट करेंट का मैंने एक इक्वेशन निकाला है, जहाँ पर वोल्टेज है, जैसा जैसा किए हो सेम करेंट के फॉर्म में निकालना। एग्ज़ाम में अगर करेंट का आएगा तो करेंट का बताना, वोल्टेज के आएगा तो वोल्टेज बताना, कुछ नहीं आएगा तो वोल्टेज का ही बता देना चलेगा, और सिमिलरली करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। अब पढ़ते हैं वी आर एम एस के बारे में। वी आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू रहता है सिग्नल की, आउटपुट सिग्नल की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर के मीन का रूट। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू को हम दूसरे तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि कि कोई रजिस्टर है, उस रजिस्टर को दिए हुए टाइम ड्यूरेशन में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू का रजिस्टर है, और कांस्टेंट वैल्यू के रजिस्टर में हम कोई एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिए हैं, तो उस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण वो रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस्ड जो हीट है उतने ही मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए उसी रजिस्टर में उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए जितनी अमाउंट में हमें एसी सिग्नल की आवश्यकता होती है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, उससे अल्टरनेटिंग करंट का इसका मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम हीज एस प्रोड्यूस्ड बाय द डीसी वोल्टेज सोर्स इन द सेम रजिस्टर फॉर गिवन टाइम ड्यूरेशन। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए टाइम ड्यूरेशन में किसी रजिस्टर में सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी अमाउंट में अल्टरनेटिंग एसी सिग्नल की आवश्यकता होती है, उस अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर की मीन का रूट ही क्या कहलाता है, आरएमएस वैल्यू। तो नाम से ही फार्मूला है, इसका फार्मूला मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रूट बोला है तो रूट लगा दो। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट है तो रूट लगा दिया, अंडर रूट। अब मीन बोला मतलब एक
पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के सम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इस मीन स्क्वायर में। ठीक है, तो 1/t और ये हो जाएगा इसका सिग्नल का सम निकालेंगे। सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। 0 से कहाँ तक का करेंगे हम, 2π तक का। 2π हमारा टाइम पीरियड है, इंटू आउटपुट वोल्टेज का निकाल रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज इंटू dt ऐसा फार्मूला होता है। अब सबको रख देते हैं, √1/T इन कैपिटल T के जगह में क्या हो जाएगा 2π टाइम पीरियड, 0 से पाई V0 का वैल्यू क्या है Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी प्लस 1/2π अगेन क्या हो जाएगा पाई से 2π, पाई से 2π, पाई से 2π सिग्नल की वोल्टेज लेवल क्या है 0 डी ओमेगा टी। तो एक साइकिल तक का पूरा ये फार्मूला है ना, का स्क्वायर ना, का स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्नल के स्क्वायर का मीन ऐसे स्क्वायर का। ठीक है, तो सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन, तो स्क्वायर का ये सम हुआ और टाइम पीरियड से डिवाइड किए तो उसका मीन निकला, और मीन का हम रूट ले लिए तो क्या हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर का सम, अब सम को टाइम पीरियड से डिवाइडेड करोगे तो क्या निकलेगा मीन, और मीन का क्या लेना है रूट लेना। ठीक है, तो ये इस टाइप का है। अब देख लेते हैं इसको, ये तो पूरा 0 का 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/2π। ठीक है, 0 से पाई, ये पूरा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा Vm का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा ये डी ओमेगा टी। ये तो पूरा 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, 0 हो गया। अब फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2π, अब यहाँ से Vm स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा तो Vm स्क्वायर हो जाएगा, अंदर 0 से क्या हो जाएगा ये पाई। अब ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू क्या हो जाएगा डी ओमेगा टी। ये ऐसा है इस सिग्नल के स्क्वायर के सम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो इतना हो गया मीन और ये हो गया इसका रूट। क्लियर हुआ, तो रूट मीन स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिखते जाते हैं RMS वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा Vm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 2π इंटीग्रेशन 0 से पाई, साइन स्क्वायर था ना, अब साइन स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको तोड़ दो, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 वाले फार्मूला इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा फार्मूला तोड़ देता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा Vm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2π। इसको अब 2 को बाहर निकाल दो तो 2 बाहर निकलेगा, फिर क्या निकलेगा 1 - cos 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा Vm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π। इंटीग्रेशन करो 1 का डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो ओमेगा टी बच माइनस कॉस का क्या होगा साइन। ठीक है, तो कॉस ओमेगा का 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएंगे 0। अब चलो लिमिट पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा। Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π, एक बार ओमेगा टी के जगह हम पाई रखो फिर 0 सब में। ठीक है, तो पाई माइनस साइन 2π/2 फिर माइनस ओमेगा टी में 0 रखो, 0 माइनस और माइनस का क्या होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन 0 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π। यहाँ पर क्या बचेगा ये पाई, साइन 2π का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, सभी 0 यहाँ पर -0 -0 +0 ऐसा रहेगा।
पाई पाई कैंसिल होंगे तो Vm²/4 पाई, और ये पाई ऐसा आएगा, पाई और पाई कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर Vm²/4, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा Vm/2। तो ये हो गया आपका Vrms। ठीक है, तो RMS वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में RMS वैल्यू का वैल्यू Vm/2 होता है। Vm/2 का मतलब क्या हुआ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ। मैक्सिमम वैल्यू का हाफ मतलब क्या हुआ 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कोई भी अल्टरनेटिंग सिग्नल का जो RMS वैल्यू होता है उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 50% होता है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कहीं पर डाउट है तो फिर कॉल से पूछ सकते हो, मैसेज से पूछ सकते हो। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, डिस्कस करना, 1-2 बार देखो, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। तो ये था RMS वैल्यू। और एक चीज़, अगर आपको करेंट का भी RMS वैल्यू निकालना है तो IRMS प्रोसेस सेम है, लास्ट टाइम क्या निकलेगा Im/2। तो ये आउटपुट करेंट सिग्नल का RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू को इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ AC सिग्नल भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि हीटिंग इफेक्ट पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसी रजिस्टर के क्रॉस हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी अमाउंट में AC सिग्नल की आवश्यकता होती है, सेम अमाउंट का जब हीट है जब DC वोल्टेज सोर्स के कारण उसी रजिस्टर में और उतने ही टाइम ड्यूरेशन में प्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, तो ये रहा RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन। थैंक यू वेरी मच।